यह लड़का जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर पकौड़े बेच रहा है, आपको शायद एक साधारण जिंदगी जीता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यही लड़का आगे चलकर ऐसा साम्राज्य खड़ा करता है जो हर मिनट करोड़ों रुपए कमाता है। और एक समय ऐसा आता है जब इसका नाम एशिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगता है। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के चोरवाड़ नामक एक छोटे से गांव में जन्मे धीरूभाई का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और 5 बच्चों की जिम्मेदारी के कारण परिवार की आय हमेशा सीमित रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। ऐसे माहौल में पले बढ़े अधिकांश बच्चे अपने सपनों को भी उतना ही छोटा बना लेते हैं जितनी उनकी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन धीरूभाई अलग थे। उन्हें पढ़ाई में भले ही विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जीवन को समझने की उनकी क्षमता असाधारण थी। वे लोगों को गहराई से देखते थे, उनके व्यवहार को समझते थे और यह जानने की कोशिश करते थे कि आखिर सफलता किन फैसलों का परिणाम होती है। लेकिन एक चीज जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी वह थी उनकी लीडरशिप। स्कूल के दिनों में ही वे कई बार फीस कम करवाने के लिए और स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए छोटे छोटे विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते थे। उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलनी थी, उन्हें सिस्टम को समझना था और जहां जरूरत पड़े उसे चुनौती भी देनी थी। इसी दौरान एक घटना ने उनके सोचने के तरीके को पहली बार व्यवहार में बदल दिया। गांव के मंदिर में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था, जहां हर साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ उमड़ी थी। जहां बाकी लोग इसे सिर्फ परंपरा के रूप में देख रहे थे, वहीं धीरूभाई ने इसमें एक अवसर देखा। उन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी जिसमें वे अपनी छोटी छोटी बचत जमा करते आ रहे थे और उस पैसे से एक छोटा सा ठेला खरीदा। फिर उन्होंने मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने शुरू किए। शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ, भीड़ थी, मांग थी और पैसा भी आ रहा था। तभी एक दिन किसी ने उनसे कहा, तुम एक टीचर के बेटे हो, ये छोटा काम क्यों कर रहे हो? धीरूभाई ने बिना झिझक जवाब दिया, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह उनकी पूरी सोच की नींव थी। लेकिन जैसे ही भीड़ कम हुई, उनकी कमाई भी लगभग खत्म हो गई और यहीं उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बिना किसी भावनात्मक लगाव के उन्होंने तुरंत वह काम बंद कर दिया, ठेला बेच दिया और बचा हुआ पैसा सुरक्षित रख लिया। यह घटना भले ही छोटी लगे, लेकिन यही उनका असली बिजनेस माइंडसेट नजर आता है। वे अवसर को पहचानते थे, लेकिन उससे चिपकते नहीं थे। कुछ समय बाद उन्होंने यह नोटिस किया कि उनके आसपास के कई लोग यमन जाकर काम कर रहे हैं और लौटने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। उन्होंने इसके पीछे का कारण समझा। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमणिक लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम मिल गया। उनकी सैलरी भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम करने का उनका तरीका उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। वे सिर्फ पेट्रोल नहीं बेचते थे, वे ग्राहकों को समझाते थे कि वे अधिक मात्रा में पेट्रोल लें। उनकी इस रणनीति से पेट्रोल पंप की कमाई बढ़ने लगी और जल्द ही उन्हें मैनेजर बना दिया गया। लेकिन असली सीख नौकरी के बाहर हो रही थी। वे अक्सर महंगे होटलों में जाकर बैठते थे। यह सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं था, यह सीखने के लिए था। उनके पास 2 विकल्प थे, सस्ती चाय या महंगी। लेकिन उन्होंने महंगी चाय चुनी क्योंकि वहां उन्हें अमीर लोगों की बातचीत सुनने का मौका मिलता था। वे समझना चाहते थे पैसा कैसे बनता है, कौन से फैसले इंसान को अमीर बनाते हैं। एक दिन उन्होंने 2 लोगों की बातचीत सुनी। यमन में चलने वाले चांदी के सिक्कों की धातु की कीमत उनके वास्तविक मूल्य से ज्यादा थी। जहां यह बात दूसरों के लिए सिर्फ जानकारी थी, वहीं धीरूभाई के लिए यह एक अवसर बन गई। उन्होंने एक मशीन खरीदी और बड़ी संख्या में सिक्कों को पिघलाकर उनसे मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यह कोई छोटा प्रयोग नहीं था। उन्होंने हजारों नहीं, लाखों सिक्कों को पिघलाया और एक छोटे से लूपहोल को एक बड़े प्रॉफिट सिस्टम में बदल दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बाजार में सिक्कों की कमी होने लगी और सरकार को शक हो गया। जांच शुरू हुई और स्थिति गंभीर होती गई। लेकिन धीरूभाई ने समय रहते फैसला लिया। उन्होंने अपने पैसे समेटे और तुरंत भारत लौट आए। साल था 1958। जब वे भारत लौटे तो उनके पिता उनके नौकरी छोड़ने से नाराज थे। रिश्तेदार भी आलोचना कर रहे थे। उनके पिता ने कहा, तू नौकरी छोड़ आया, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन धीरूभाई ने वहीं खड़े होकर कहा, अगर मैं बाहर जाकर अपनी किस्मत बदल सकता हूं तो अपने देश में आकर सबकी बदल सकता हूं। और फिर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कुछ समय बाद उन्होंने कोकिलाबेन से विवाह किया।
और अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई में सिर्फ 5,000 के साथ उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही स्थापित खिलाड़ियों के नियंत्रण में थी, लेकिन असली खेल बाजार में नहीं, सिस्टम में था। लाइसेंस राज, जहां बिना अनुमति कुछ भी मुमकिन नहीं। नए लोगों के लिए दरवाजे बंद थे, लेकिन धीरू भाई दरवाजे तोड़ने आए थे। नए लोगों के लिए जगह बनाना लगभग असंभव था। एक दिन उन्हें गोल्फ ग्राउंड में बुलाया गया और कहा गया, अगर एक ही शॉट में गेंद इस गड्ढे में डाल दी तो डील पक्की। धीरू भाई ने गोल्फ स्टिक नहीं उठाई, गेंद को हाथ में लिया और सीधे चलकर गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि शर्त में यह कहीं नहीं लिखा था कि स्टिक से ही मारना है। काफी संघर्ष के बाद उन्हें इंडस्ट्री में प्रवेश मिला, लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। फैक्ट्रियां महंगे दामों पर माल बेचती थी और खरीदार उसे सस्ते में लेते थे। बीच का व्यापारी हमेशा दबा रहता था। धीरू भाई ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लोगों से कहा, फैक्ट्री वाले मिलकर हमें महंगा बेचते हैं और खरीदार मिलकर हमसे सस्ता खरीदते हैं, और बीच में हम सबसे ज्यादा मेहनत करके भी गरीब हैं। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह सोच बदलने की शुरुआत थी। उन्होंने व्यापारियों को एकजुट किया और बेहतर शर्तों पर काम करने का फैसला लिया। 1966 गुजरात के नरोदा में उन्होंने अपनी टेक्सटाइल मिल शुरू की और विमाल ब्रांड लॉन्च किया। जब विमाल बाजार में आया तो सिर्फ कपड़े नहीं बिके, पूरे मार्केट का समीकरण बदल गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अच्छी क्वालिटी सस्ती भी हो सकती है। सिर्फ 2 दिनों में दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। जब लोगों ने कहा, तुझे कोई नहीं जानता, तेरे कपड़े नहीं बिकेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, एक दिन ऐसा आएगा जब टाटा बिड़ला से पहले मेरा नाम लिया जाएगा। और यह सिर्फ एक दावा नहीं था, यह आने वाले समय की घोषणा थी। 1978 उन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया। जब कंपनी पब्लिक हुई तो लोग सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे थे, वे एक सोच पर भरोसा जता रहे थे। 58 लोग एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर रहे थे। फिर शुरू हुआ असली युद्ध। बड़े खिलाड़ियों ने रिलायंस के खिलाफ दांव लगाया, शेयर गिराने की कोशिश, लेकिन धीरू भाई ने खेल पलट दिया। जहां गिरावट आनी थी वहीं उछाल आ गया। उस दिन रिलायंस नहीं, सोच जीती थी, जो कभी पकौड़े बेचता। उनकी शेयर होल्डर मीटिंग्स इतनी बड़ी होने लगी कि उन्हें स्टेडियम में आयोजित करना पड़ा, जहां हजारों लोग सिर्फ एक बिजनेसमैन को सुनने आते थे। लेकिन धीरू भाई यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था, अगर असली खेल खेलना है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना होगा। कपड़ा बनता है फाइबर से, फाइबर बनता है केमिकल से, और केमिकल्स आते हैं पेट्रोलियम से। यानी अगर ऊपर जाना है तो नीचे तक उतरना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पाताल गंगा में पॉलिएस्टर प्लांट शुरू किया। अब रिलायंस खुद फाइबर बनाने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उन्होंने अगला कदम उठाया, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। अब कंपनी खुद रॉ केमिकल्स बनाने लगी। धीरे धीरे रिलायंस एक ऐसी कंपनी बन रही थी जो हर चरण को खुद नियंत्रित कर रही थी। लेकिन उनका विजन अभी भी अधूरा था। अब बारी थी ऑयल रिफाइनरी की। उन्होंने फैसला किया, रिलायंस कच्चे तेल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद बनाएगी। गुजरात के जामनगर में शुरू हुआ एक विशाल प्रोजेक्ट जिसने भारत की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री बदल दी। एक ऐसी रिफाइनरी जो अकेले ही देश के क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा प्रोसेस करने लगी। यहां से निकल रहा था डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और हाई वैल्यू पेट्रोकेमिकल्स। अब रिलायंस किसी पर निर्भर नहीं थी, यह बन चुकी थी एक कंप्लीट वैल्यू चेन। एक समय पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का अब उसी इंडस्ट्री की दिशा तय कर रहा था जिससे पूरी दुनिया चलती है। लेकिन 1986 धीरू भाई अंबानी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कहा, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन धीरू भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद को बदला, अपनी लाइफस्टाइल बदली और कुछ ही महीनों में वापस खड़े हो गए। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का गोल्डन फेज। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक इंडस्ट्रियल जायंट बन चुकी थी। ऐसा नाम जो पूरे भारत में गूंज रहा था। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। साल 2002 धीरू भाई अंबानी को एक और स्ट्रोक आया। इस बार लड़ाई थोड़ी कठिन थी। 6 जुलाई 2002 वह दिन जब एक युग समाप्त हो गया। उनके जाने के बाद साम्राज्य हिल गया। मुकेश और अनिल रास्ते अलग, रिलायंस 2 हिस्सों में बंट गई। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू हुई। आगे बढ़ा उनके बेटे मुकेश अंबानी के साथ। मुकेश अंबानी ने इस विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी बन गई। लेकिन उनका विजन यहीं नहीं रुका।
उन्होंने समझ लिया था आने वाला समय डिजिटल दुनिया का है। और फिर आया 2016 जियो, एक ऐसा कदम जिसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। इंटरनेट सस्ता हुआ, गांव जुड़े और करोड़ों लोग पहली बार डिजिटल दुनिया से जुड़े। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है। एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल, हर जगह एक ही नाम, रिलायंस। जो लड़का कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेच रहा था, उसी ने आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कीमत आज लाखों करोड़ रुपए में है। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है। एक समय ऐसा आया जब अंबानी परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार बन गया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ। हर दिन, हर घंटे करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए का कारोबार, तेल से लेकर टेलीकॉम तक, रिटेल से लेकर डिजिटल तक। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां उनका असर ना हो। लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं, करोड़ों लोग उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और पूरा देश कहीं ना कहीं उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने बनाया था। लेकिन इतनी बड़ी ताकत की शुरुआत सिर्फ 5,000 से हुई थी। ना कोई गारंटी, ना कोई सेफ्टी नेट, सिर्फ एक सोच, छोटा मत सोचो। और यही वजह है कि आज धीरू भाई अंबानी का नाम सिर्फ अमीर लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने पूरा खेल बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।